हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड जीके पेपर 2011 वाला को सोल्व कर रहे हैं। इसके 30 क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके थे। बाकी के क्वेश्चनों का हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31वां है। 31 अगस्त 2011 को किन दो भारतीयों को मैगिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किरण मजूमदार व अरुंधति राय, चेतन भगत व कुलदीप नायर, अरुणा राय व योगेंद्र सिंह, हरीश हांडे व नीलिमा मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरीश हांडे व नीलिमा मिश्रा, जिनको मैगिस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था 31 अगस्त 2011 को। हमारे 32वें नंबर का क्वेश्चन है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन था? केंद्रीय खेल मंत्री कौन था? कमलनाथ, सीपी जोशी, अजय माकन, अंबिका सोनी। तो हमारा 32वें क्वेश्चन का आंसर है अजय माकन। 2011 में केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन को बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले 33वें नंबर पे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पवार्ड कमेटी के सदस्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य है घनश्याम तिवारी, शांति धारीवाल, न्यायाधीश वीएस दवे व आई.एस. इसरानी, कुलदीप रांका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यायाधीश वीएस दवे व आई.एस. इसरानी। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, जिनको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य थे। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु इन सदस्यों को गठित किया गया था एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 की में 20 किलोमीटर पैदल 20 किलोमीटर पैदल चाल कर स्पर्धा में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड। और तीसरी बार किसने जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2011 में? ओल्गा कानिस्कना, वेटा सोकोलोवा ने, अनीसिया किर्डियाकिपना या यूसेन बोल्ट ने। तो ये पैदल वाली है 20 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर आएगा ओल्गा कानिस्काना। ओल्गा कानिस्काना इसका राइट आंसर है, जिसने 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में तीसरी बार गोल्ड जीता था, यानी गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। हमारा अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का। भारतीय जीवन बीमा निगम
LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? LIC दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 सितंबर को, 1 सितंबर को, 24 अक्टूबर को या फिर 5 नवंबर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 सितंबर को LIC दिवस या भारतीय जीवन बीमा निगम प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 सितंबर को। इसका राइट आंसर है 2 नंबर का, जो प्रतिवर्ष LIC दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 सितंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को, 25 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, 1 जनवरी को। तो मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में इसको मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, वो भी प्रतिवर्ष। हमारा 37वें नंबर का क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है कौन से नंबर का? 37वें नंबर का क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है 2013 में, 2014 में, 2012 में या फिर 2015 में। इसका राइट आंसर है 2012 में। 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव की प्रस्तावित तिथि को घोषित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का। सिटीजन चार्ट एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित किया गया था। सिटीजन चार्ट दिल्ली में अब कौन सी तारीख को प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों 30 नवंबर 2011 से, 15 सितंबर 2011 से, 30 सितंबर 2011 से, 2 अक्टूबर 2011 से। तो इसका राइट आंसर है 15 सितंबर 2011 से सिटीजन चार्ट एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में 15 सितंबर 2011 को सिटीजन चार्ट एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित किया गया था। हमारे 39वें नंबर का क्वेश्चन है भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, नाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाग। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल उसको नाग के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिसाइल के नाम से? नाग मिसाइल के नाम से जाना जाता है। हमारी अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का। मैटर्स ऑफ डिक्सन पुस्तक के लेखक कौन है? मैटर्स ऑफ डिक्सन पुस्तक के लेखक है इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी। मैटर्स ऑफ डिक्सन पुस्तक के लेखक इंद्र कुमार गुजराल है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो गया इंद्र कुमार गुजराल है। अब आता है हमारा 41वें नंबर का क्वेश्चन।
41वें नंबर का क्वेश्चन, टू जी स्कीम की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन सी? 2G स्कीम की जांच हेतु एक संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PC चाको, प्रणब मुखर्जी, जयराम रमेश, सुषमा स्वराज। तो जो 2G स्कीम लॉन्च की गई थी उसकी एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष PC चाको को बनाया गया था। किसको? PC चाको को बनाया गया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया PC चाको। हमारा 41वें नंबर का क्वेश्चन है, 42वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो इसका राइट आंसर है चेतना का, मस्तिष्क, मानव व्यवहार का या फिर आत्मा का। राइट आंसर है मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर, जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है। पहले स्टार्टिंग में आत्मा का था, फिर आई चेतना आई, फिर मस्तिष्क आया, मस्तिष्क के बाद में मानव व्यवहार आया, जो चेतना शब्द की विलियम मैकडूगल ने कड़ी निंदा की थी। तो हमारा वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन या बेस था वो मानव व्यवहार पर आधारित है। अब अगला क्वेश्चन 43वें नंबर का आता है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्णय किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरे नंबर का, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि वो शैक्षिक वातावरण में जो अधिगमकर्ता लर्निंग स्टूडेंट या लर्निंग बॉयज़ का जो व्यवहार होता है वह एक वैज्ञानिक विधियों के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। किसके आधार पर? वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उस व्यक्ति या उस बालक का उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर तीसरे नंबर का हो गया। 44वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। स्किनर, कोहलर, वुडवर्थ, वाटसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कोहलर, कोप्ता और वर्धमान। ये तीनों गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे। कोहलर कौन था? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी तो कौन? कोहलर। जो इन तीनों ने, कोहलर, कोप्ता और वर्धमान,
इन तीनों ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण किया गया था और स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अधिगम पर, वुडवर्थ ने व्यवहार पर और वाटसन ने भी व्यवहार पर, इन तीनों ने व्यवहार के आधार पर अध्ययन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 45वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसको पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को न तो तालाब तक ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पिलाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हम इन चारों वाक्यों में से सत्य कथन 4 नंबर का है, यानी घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन हम उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो 45वें नंबर का आंसर है 4th। अब आता है हमारा 46वें नंबर का क्वेश्चन। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर प्रलोभन का नियम? तो हम आंशिक क्रिया का नियम को अपनाएंगे, तत्परता के नियम को भी अपनाएंगे और अभ्यास के नियम को भी अपनाएंगे। लेकिन प्रबल यानी प्रलोभन का नियम जो होता है, जो लालच या पुरस्कार का नियम होता है, इसको हम नहीं अपनाएंगे। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर का। हमारे 47वें नंबर का क्वेश्चन है, समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? R.M. गेनी, ये अधिगम का है। वर्धीमन व अन्य, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर क्रिया प्रस्तुत अधिगम, स्किनर चूहा यानी चूहे पर प्रयोग किया गया था। तो B.F. स्किनर क्रिया प्रस्तुत अधिगम पर आता है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक आता है, हमारा राइट आंसर है वर्धीमन, कोहलर और कोप्ता। ये समग्रता के सिद्धांत पर आधारित थे और इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। तो हमारा राइट आंसर आता है 47वें नंबर का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 48वें नंबर का। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति यानी सोशल एक्सेप्टेंस जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है और वह कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है यानी एडोलेंस, बालावस्था है, चाइल्डहुड, शेष अवस्था है, इन्फेंसी, प्रौढ़ अवस्था है, एडल्टहुड। तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों, ये किशोरावस्था में बालक अपनी सामाजिक स्वीकृति यानी अपने अनुसार सब कुछ निर्णय लेना और अपनी फ्रीडम अवस्था को जीना चाहता है और यही अवस्था बालक को बदलने की अवस्था होती है, तनावपूर्ण की अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर आता है 1 नंबर। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, वो फ्रीडम होना चाहता है यानी माता पिता के दबाव में नहीं आना चाहता या माता पिता जो जैसे बोलते हैं वैसे वो नहीं चाहता। तो इसका राइट आंसर आता है किशोर अवस्था यानी एडोलेंस। हमारा
अगला क्वेश्चन आता है 49वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी सही है। अंतर्मुखी भी, जो स्वयं में मस्त रहता है, ये भी सही है। युक्तिकरण यानी रिटलाइजेशन, अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना। प्रतिगमन यानी पुरानी आदतों में लौटना। तो इसका राइट आंसर यानी रॉन्ग आंसर पूछना है हमको, तो इसका राइट आंसर है युक्तिकरण यानी अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना। तो अंतर्मुखी अपने आप में मस्त रहता है। प्रक्षेपण यानी अपनी गलती को किसी और पर मंडरा डालना या पहचाना, उसकी वजह से ये हो गया। प्रतिगमन यानी किसी दूसरे के दुख में दुखी होकर उन दुख को अपने ऊपर जीना, तो क्या बोलते हैं, अपनी पुण्य बाल अवस्था में वापस लौटना। अंगूठा चूसना वगैरह, ये सब हमारी प्रतिगमन में आता है। तो इसका राइट आंसर आता है युक्तिकरण, जो एक सही मेल नहीं है, यानी रिटलाइजेशंस। हमारा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में, ये तो सीधा आंसर है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर शून्यमुखी, तो इसका राइट आंसर आता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बालक अपने आप में मस्त रहता है, किसी को फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करता, वो खुद में एकांत रहने की इच्छा होती है और वो गुमशुदा के रूप में रहता है, यानी अपने आप में मस्त रहना। उनके कोई भी विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, वह एक अंतर्मुखी होता है। तो हमारा 50वें यानी 51वें नंबर का क्वेश्चन है, TAT यानी टेट परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? TAT में कार्डों की संख्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो इसका राइट आंसर आता है 30। कितने कार्ड? 30। इसमें एक और कार्ड होता है, यानी 30+1 होता है। कितना? 30+1, जिसमें से ये वाला 1 कार्ड ब्लैंक रहता है। कौन सा? ब्लैंक TAT, जिसमें से 10 कार्ड महिलाओं का, 10 कार्ड पुरुषों का और 10 कार्ड कॉमन कार्ड होता है, महिला प्लस पुरुष। तो एक ब्लैंक इस कार्ड में TAT परीक्षण में मॉर्गन मुर्रे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मॉर्गन मुर्रे। मॉर्गन मुर्रे के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था या परीक्षण को दिया गया था, जिसमें एक बार में 20 कार्ड का यूज किया जाता है, यानी 19+1 कार्ड को यूज किया जाता है। कितने कार्ड को? 19+1 को। 19+1 यानी 20 कार्ड एक बार प्रयोग करने पर इनको दिया जाता है, और ये 14 वर्ष के बाद के बालकों पर इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 52वें नंबर का। बुद्धि की समूह कारक तत्व यानी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी सिद्धांत की प्रणेता है थॉर्नडाइक, ट्रस्टन, स्पीयरमैन या फिर थॉमसन। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा ट्रस्टन। ट्रस्टन ने समूह कारक का परीक्षण यानी हमारे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था।
तो हमारा राइट आंसर है थॉर्नडाइक। तो बुद्धि की समूह कारक यानी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थर्स्टन के द्वारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया गया था। कौन सा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी GFT दिया गया था। स्पिनमैन के द्वारा GS और थॉमसन के द्वारा त्रिस्तरीय दिया गया था। कौन सा? त्रिस्तरीय। तो इस प्रकार हमारा थॉर्नडाइक के द्वारा समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है। इसे बालू का टीला सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा? बालू का टीला या फिर पदानुक्रम का वाला भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अब हमारा 53वें नंबर का क्वेश्चन आता है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण होता है यानी क्रिएटिविटी चिल्ड्रंस, उनके लक्षण क्या क्या है? समस्याओं के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का बाहु, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो इसका आंसर आता है सृजनशील बालक यानी क्रिएटिव। उनको जो सृजनशील बालक होता है उनको नई नई चीज़ें करने का क्रिएटिव चाहिए यानी उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर आता है हमारा प्रबल जिज्ञासा। कौन सा? प्रबल जिज्ञासा आती है। तो हमारा राइट आंसर कौन था? प्रबल जिज्ञासा। हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रेरक मोटिव प्राणी में विद्यमान शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक मोटिव इस परिभाषा को देने वाले हैं शेपर के द्वारा, गेट्स व अन्य के द्वारा, ब्लेयर व अन्य के द्वारा या फिर मार्शल के द्वारा। यानी जो एक प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाषा गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर आता है गेट्स व अन्य के द्वारा इस परिभाषा को दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर का, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक या साइमंड या फिर एडलर के द्वारा। तो मूल प्रवृत्ति देने वाला सिद्धांत आता है विलियम मैकडूगल के द्वारा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर 1 हो गया। थॉर्नडाइक के द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। अल्फ्रेड के द्वारा व्यक्तित्व अध्ययन का सिद्धांत दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर आता है विलियम मैकडूगल। तो हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का या फिर जन्मजात का? तो हमारे मोटिवेशन पर प्रभाव भौतिक संरचना का नहीं पड़ता है। किसका? भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिप्रेरणा पर आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जन्मजात का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा राइट आंसर भौतिक संरचना हो गया। 57 नंबर का क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के शिक्षण के लिए
परियोजना पद्धति के निर्माता थे? थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक, पारकास्ट या फिर वाटसन। यानी प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता जो हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, व्यक्तिगत डिफरेंट को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण का निर्माण किया था, यानी प्रायोजन पद्धति का निर्माण किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? किलपैट्रिक के द्वारा इस विधि का अध्ययन किया गया था। कौन सी? प्रायोजन पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड का। किसको? व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए, और ये विद्यार्थियों के लिए किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। तो हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, अंधे बालकों को शिक्षण देने हेतु पद्धति है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यानी को करिकुलम एक्टिविटीज़, श्रवण सामग्री यानी ऑडियो एड्स, ब्रेल लिपि यानी ब्रेल स्क्रिप्ट, टंकण विधि। तो हमारा राइट आंसर है अंधे वाले को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षण दी जानी चाहिए। कैसी? ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षण दी जानी चाहिए। तो हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, बाल अपराध के कारण है। माता पिता में अनबन या कलह रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समृद्ध परिवार। बाल अपराध का कारण आता है माता पिता में अनबन कलह रहना। कौन सा आता है? माता पिता में अनबन कलह रहना। तो इसका राइट आंसर आता है 1 नंबर, माता पिता में अनबन कलह रहना, ये बाल अपराध का कारण है। 60 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे, 60 नंबर का आता है, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यता एवं विशेषताओं का मूल्य आकलन व अभिवर्तियों की समग्रता से आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कंसेप्ट की परिभाषा देने वाले हैं। आत्म प्रत्यय गेल के द्वारा दिया गया था, या फिर साइमंड के द्वारा, या फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, या फिर गिब्स के द्वारा। यानी आत्म प्रत्यय यानी कंसेप्ट से तात्पर्य, सेल्फ कंसेप्ट से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार योग्यता व विशेषताओं का मूल्य आकलन अभिवर्तियों की समग्रता से है। अब ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाषा 60 नंबर वाले क्वेश्चन पर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा दी गई थी। हमारा 61 क्वेश्चन नंबर है, हैबिट। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियाँ की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी यानी सरलता से छूट जाती है। तो इसका राइट आंसर आता है, व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदतों का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी सरलता से छूट जाती है। ये एक रोंग है, ये गलत है, क्योंकि आदतें जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियों की तरह ही आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति जरूर होती है। तो ये तीनों सेंटेंस सही थे, लेकिन इसमें कथन सही नहीं है हैबिट के बारे में, चौथा। तो हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है,
ये हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।